गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 AE। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें कि ये सेक्शन 44 AD और AE बेसिकली है क्या और इसका यहाँ पे क्या यूज़ है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डिसअलाउड अलाउड, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना टर्नओवर है कि उनको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट। फिर इसके बाद ऑडिट कराना किसके लिए कंपलसरी है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कितना टर्नओवर होने पे उनको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। ये सारी बातें हमने की इसके पहले के सेक्शन में। अब दिक्कत ये आती है कि जो सर छोटे दुकानदार हैं या जो छोटे लोग हैं जो बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं और जिनकी टैक्सेबल इनकम निकल रही है और उनके पास तो इतना पैसा नहीं है या उनके पास इतना समय नहीं है या इतने रिसोर्स नहीं है कि वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकें ऑडिट वगैरह, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए सर। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो सेक्शन निकाले, एक 44 AD और 44 AE। किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा? स्पेसिफिक बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्पेसिफिक बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रिजम्पटिव इनकम, ये जो सेक्शन है किसके लिए है? प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। प्रिजम्पटिव का मतलब है कि प्रिज्यूम कर लिया जाता है। अब इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे? एलिजिबल SSC, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF firm but not a limited liability partnership and has not claimed deduction under section 10AA or other income based deduction under chapter। मतलब रेजिडेंट आएगा, इंडिविजुअल आएगा, HUF आएगा, फर्म आएगा, लेकिन नहीं आएगा कौन? LLP। और कौन नहीं आएगा? जिन्होंने क्लेम डिडक्शन किया और 10AA में। 44 AE के लिए क्या है? कोई भी SSC। बिजनेस कौन कौन से एलिजिबल होंगे? एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ सेक्शन 44 AE, कोई भी बिजनेस 44 AE वालों को छोड़कर, एंड हुज टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम हो। ज्यादा होगा तो वो 44 AD नहीं ले सकता। 44 AE में कौन आएगा? बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज where the SSC is owning not more than 10 goods carriage at any time during the previous year। 44 AE इनके ऊपर अप्लीकेबल है, इन बिजनेस के ऊपर। 44 AD किसके ऊपर अप्लीकेबल है? सारे बिजनेस के ऊपर। बस सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? वो बिजनेस जो 44 AE में आते हैं वो ना हो, और दूसरी शर्त क्या है कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। अब जो प्रेजेंटिव इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगनी, उस इनकम की अमाउंट कैसे फाइंड आउट की जाएगी? 8% ऑफ टोटल टर्नओवर। 44 AD में 8% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और हायर सम। मतलब जो भी ग्रॉस रिसिप्ट, जो भी टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर का कितना? 8%, या जो भी रिसीव हुआ है ग्रॉस रिसिप्ट, या हायर सम जो ज्यादा, निकाल लेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो टैक्स चार्ज करेंगे। यहां पे क्या है? 6% इन केस ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 8% तो वैसे है, लेकिन अगर आप अकाउंट पे चेक, NEFT, RTGS या कोई अदर ड्राफ्ट, ठीक है, उससे आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटिव इनकम के लिए टर्नओवर जो लेंगे वो कितने परसेंट पे लेंगे? 6% लेंगे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछेगा कि प्रेजेंटिव में टर्नओवर कितना परसेंट लिया जाएगा, 8%, 6%, 5%, 4%, तो आप कंफ्यूज। लेकिन उसमें ये भी डाल दिया कि वो अपना पूरा लेन देन जो भी है रिसीव करता है वो
NEFT से, RTGS से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑनलाइन ट्रांसफ़र, या फिर आपका चेक से, अकाउंट पे चेक से, या ड्राफ्ट से, इनके लिए टर्नओवर क्या है भाई? इन केस ऑफ हैवी गुड व्हीकल, ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम, यानी कि 12 टन कह सकते हैं, क्योंकि 1,000 किलोग्राम पे 1 टन होता है, यानी 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है ना। अगर इनकी जो ग्रॉस व्हीकल है, यानी कि जो इनकी व्हीकल है उसका अगर ग्रॉस व्हीकल 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है तो 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस मे बी for every month or part of a month during which the heavy goods vehicle is owned by the SSC in the previous year. Other than heavy goods vehicle, 7,500 for every month or part of a month. अगर वो heavy goods vehicle नहीं है तो 7,500 रुपये every month or part of the month. For each vehicle owned by SSC, hire purchase installment, a higher income can also be declared as per books. हम ये कह सकते हैं ना कि 44 AE बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर नहीं। प्रोविजन फॉर एडवांस टैक्स, इनके ऊपर एडवांस टैक्स का क्या नियम है? एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय 15 मार्च 100% इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और आती, अच्छा एक बात और आती है कि सर क्या ये जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो सेक्शन 44 AD ये हमारे ऊपर कंपल्सन है कि अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो हम इसको ले ही लें? आपकी मर्जी, मत लीजिए। एक रूल है, मतलब एक एक्ट दिया हुआ है, चाहे तो छोटे जो बिजनेसमैन है वो ले सकते हैं। एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय 15 मार्च 100% इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 100% ही पेमेंट कर देना 15 मार्च से तक एक ही इंस्टॉलमेंट में। इसके ऊपर क्या एडवांस टैक्स का रूल अप्लीकेबल होगा? हाँ होगा सर, एडवांस टैक्स का रूल बेटा आ गया है। इफेक्ट इफ द एसएससी डिक्लेयर लोअर इनकम, ये लोअर इनकम है, डिक्लेयर लोअर इनकम। अगर एसएससी लोअर इनकम डिक्लेयर करता है तो इफ सेक्शन 44 AD4 इज अप्लीकेबल, ही विल हैव मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AA. If the total income exceed the maximum exemption limit and get his account audited and furnish a report of such audit as prescribed under section 44 AB. If the total income exceed maximum exemption limit, ठीक है, तो जैसे अगर मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाता है तो आपको वही सारे रूल फॉलो करना है। एन एसएससी हैज डिक्लेयर हिज इनकम लोअर देन द प्रेस्क्राइब्ड, ही विल हैव टू मेंटेन, अगर उसने अपने प्रेस्क्राइब लिमिट से कम मेंटेन शो किया है तो मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, अनदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर 44A एंड get the account audited and furnish a report of such audit as prescribed under section 44 AB. अब यहाँ पे कुछ नोट है। क्या नोट है? डिडक्शन के बारे में कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 वाले जो डिडक्शन है उसके बारे में कह रहा है। The SSC will deemed to have been allowed the deduction under section 30 to 38, no further deduction is allowed. मतलब उसको सेक्शन 30 से 38 तक के जो डिडक्शन है वो मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B फॉर एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A वेयर एसएससी इज अ फर्म, द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम कंप्यूटेड अबव subject to the condition and limit specified in class B of the section 40. No such deduction from the assessment year 17-18 for SSC covered under section 44AD and 44ADA. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है भाई, डेप्रिसिएशन के बारे में है। डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स
will be calculated as if depreciation has been allowed. Section 44 AD and 44 AE override section 28 to 43 C but does not override chapter 6 A. Therefore, the set of current year loss and brought forward losses and deduction under chapter 6A are available against the income deemed under this section. However, current year brought forward depreciation cannot be set off against and deemed income since that is governed by section 32. याद रखिएगा इस चीज को. किन किन केस में सेक्शन 44D अप्लीकेबल नहीं होगा? A person carried on a specified profession, जो कि सेक्शन 44A में है तो उसके ऊपर 44AD अप्लीकेबल नहीं होगा. अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, उसके ऊपर नहीं अप्लीकेबल होगा. और जो एजेंसी बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा. वेयर एन एलिजिबल एसेसी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन एंड ही डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द कंसेक्यूटिव 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर not as per section 44 AD, he shall not be eligible to claim the benefit of provision of this section for 5 assessment year. An eligible SSC to whom the provision of section 44 AD are applicable and whose total income exceed the maximum amount. ये वही बातें हैं. अब आइए सीधा एक एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. Following particular relating to a resident individual, Mr. A being an eligible SSC whose gross receipt does not exceed 2 crore in any assessment year. किसी भी assessment year में उनका जो रिसिप्ट है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हुआ है. अब इनका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो कैश सेल्स पे है, ध्यान दीजिएगा. 8% दिमाग में बैठा लीजिए अपने. इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन निकाल लीजिए आप. 18 लाख का 8% करेंगे तो 14,40,000. फिर 1 करोड़ 90 लाख का 8% करेंगे तो 15,20,000 एंड 2 करोड़ का 8% करेंगे तो 16 लाख आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख अभी इन्होंने इतना ऑफर देखो बताया है. अब यहाँ पे 6% लिया है. हाँ, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 6% लिया है. यहाँ पे 8% कैश सेल्स है. 6% लिया, क्यों लिया अभी देखेंगे. ऑफर्ड इनकम एट प्रिजम्पटिव इन टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, यस नो. क्यों नो है? इन द अबव केस मिस्टर ए एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड 21-22 एंड ऑफर इनकम 1440 एंड 1520 ऑन ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ 81 एंड 1.9 crore respectively. However, the assessment year 22 he offer income 12 lakh on turnover of 2 crore which amount to 6% the gross receipt. He maintain books of account under section 44A and get the same audited under section 44AB. Since he has not offered income in accordance with the provision of section 44AD for 5 consecutive assessment year, after assessment year 2020-21 he will not be eligible to claim the benefit of section 44AD for next 5 assessment year succeeding assessment year 2022-23 from 2023-24 to 27-28 तक वो क्लेम कर सकते हैं. मतलब 5 क्या कहना चाह रहा है आप यहाँ समझ लीजिए. देखिए, when an eligible SSC declare profit सॉरी, अगर कोई एलिजिबल एसएससी है वो डिक्लेयर प्रॉफिट करता है 44 AD में and he declare profit from any of the consecutive assessment year relevant to the previous succeeding and previous not as per section 44 AD. मतलब पिछले 5 सालों में जो प्रीवियस है सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर है उसमें 44 AD पे नहीं डिक्लेयर करता. He shall not be eligible to claim the benefit of provision of this section for 5 assessment year. मतलब
जैसे सपोज 20-21 की बात करें और 20-21 के ठीक पहले 19-20 है। अब 19-20 में उसने प्रिजम्पटिव पे अपनी इनकम नहीं डिक्लेयर की है, नॉर्मल मतलब अपना अकाउंट भी मेंटेन किया, ऑडिट भी कराया है, उसके पहले वाला प्रिजम्पटिव पे है। तो साफ साफ कह दिया है कि टू क्लेम द बेनिफिट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ही शैल नॉट बी एलिजिबल, अब वो एलिजिबल नहीं रहेगा टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन फॉर 5 असेसमेंट year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has been declared as per the section 44 AD. clear? और क्या है, ये मैंने एक इलस्ट्रेशन के सहायता भी बता दिया आपको। अब आइए नेक्स्ट, क्या है भाई, Mr. Praveen engage in retail trade report a turnover of 1,98,50,000 for the financial year 2019-20। His income from the said business as per the books of account is 13,20,000। तो पहली चीज 1,98,50,000 का आप 8% लेके रख लीजिए तो 15,88,000 रुपये आ रहा है। यहाँ पे इनकी इनकम 13,20,000 कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4D प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ इनकम टैक्स Act 1961। Retail trade is the only source of income for Mr. Praveen. For the assessment year 2019-20 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive taxation under section 44 AD. Is Mr. Praveen also eligible to opt for presumptive determination for his income chargeable to tax for the assessment year 2020-21? Yes, क्योंकि पहली बार उसने किया ना, उससे पहले वो करता रहा होगा लेकिन पहली बार उसने लिया है तो 20-21 में भी ले सकता है। Yes, since his total turnover for the financial year 19-20 is below 200 lakh, he is eligible to opt to presumptive taxation scheme under section 44 AD in respect of small trade business. दूसरा पॉइंट कह रहा है if so determine his income from retail trade as per applicable presumptive provision, assuming the whole the turnover represent cash receipt। तो 8% लेंगे, जो भी इसका टर्नओवर उसका कितना परसेंट ले लेंगे 8%, 15,88,000 रुपये, सिंपल। तीसरा कह रहा है इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रेजेंटेड टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन्होंने प्रेजेंटिव इनकम नहीं लिया, ले लिया तो पिछले अगले 5 सालों तक प्रेजेंटिव पे ही चलेंगे। अगर ये किसी भी साल में नॉर्मल टैक्स ऑडिट कराते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अगले 5 सालों तक वो नहीं ले सकते। मिस्टर प्रवीण हैड डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंटिव provision and if it does not opt for presumptive provision for any of the 5 consecutive assessment year, मतलब 5 assessment year आप जोड़ डालिए 20-21 से लेकर 24-25, he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation for the 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the provision year। ठीक है, अब वो कब से ले सकते हैं, फिर वो 25-26 से ले लें। Up next, what is the due date for filing his return of income? Both the option. तो in case of opt for presumptive taxation scheme under the due date 31st July. In case he does not, he is required to get the books of account audited. In case the due date for filing of return 30 September. ये ड्यू डेट आगे चैप्टर आएगा लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अब क्या है भाई आपका, अब है सेक्शन 44 ADA। क्या है भाई, एलिजिबल एसएससी रेजिडेंट एसएससी इंगेज इन नोटिफाइड प्रोफेशन एज पर सेक्शन 44 ए। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कौन कौन से प्रोफेशन है जो 44 ए में आ रहे हैं। अगर उसकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से कम है तो प्रेजेंटिव इनकम उसके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा 44 ADA में। कितना परसेंट, अमाउंट ऑफ प्रेजेंटिव इनकम 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब जो टैक्सेशन के लिए हम उसकी इनकम लेंगे कितनी मानेंगे, तो ग्रॉस रिसिप्ट का 50% और हायर सम।
इफेक्ट इफ द एसएससी डिक्लेयर लोअर इनकम, अगर वो लोअर इनकम डिक्लेयर करता है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44A इफ द टोटल इनकम एक्सीड द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, अगर एग्जेम्पशन लिमिट से उसकी इनकम ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उसको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। Get his account audited and furnish a report of such audit as prescribed under section 44AB if the total income exceed the maximum exemption limit। क्या है भाई कॉमन नोट, इनको डिडक्शन ठीक है डेप्रिसिएशन के लिए, ओके। और कुछ एडवांस टैक्स प्रोविजन 15 मार्च तक इनको पहली इंस्टॉलमेंट में, वही पूरा एडी वाला ही चल रहा है। अब आइए नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस, सेक्शन 43CA। सेक्शन 43CA provided where the consideration that for the transfer of an assets other than capital assets being land or building or both is less than the stamp duty value, the SDV will be deemed to be the full value of the consideration। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, SDV का मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपने बेचा है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम का आपका कंसिडरेशन है तो जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को फुल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। deemed to be full value of the consideration for the purpose of computing income the under the head PGBP। Following provision shall be inserted। क्या है भाई provision? Provided that where the value adopted or assessed assessable by the authority for the purpose of payment of stamp duty does not exceed 105% of the consideration received or occurring as a result of the transfer। अब आइए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लें। कह रहा मिस्टर हरी अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस टू हिज फ्रेंड राजेश हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट फॉर ₹90 लाख, 90 लाख रुपए में 1 जनवरी 2020 को बेच दिया। व्हेन द स्टाम्प ड्यूटी वाज 150 लाख, और उस डेट को स्टाम्प ड्यूटी 150 लाख का था। अब कह रहा है मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट 15 लाख बाय चेक फ्रॉम राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी The agreement was however entered into 1/7/2019 when the stamp duty value was 140 यानी 1,40 लाख था। Mr. Hari has received a down payment 15 lakh by check। Discuss the tax implication in the hand of Hari and Rajesh, assuming that Mr. Hari has purchased the building for ₹75 lakh on 12 जुलाई 2018। 12 जुलाई 2018 को इन्होंने इस बिल्डिंग को 75 लाख में खरीदा था। Would your answer be different if Hari is a share broker instead of a property dealer? तो केस नंबर 1, अगर हरी प्रॉपर्टी डीलर है तो चलिए इस पूरे केस को पहले आप समझ लीजिए। हरी क्या है? एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसने एक बिल्डिंग बेची है, किसको? राजेश को। हरी ने राजेश को बेची है, याद रखिएगा, हरी ने राजेश को बेची है। हरी ने उस बिल्डिंग को 2018 में खरीदा था 75 लाख रुपए में, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और राजेश को बेच रहा है 90 लाख रुपए में। राजेश ने 15 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था 1 जनवरी, जिस दिन बेचने का डील हुआ है उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था, सॉरी 1 जनवरी मतलब अच्छा नहीं 1 जनवरी 2020 को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था 150 लाख और जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है सेल का उस दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था 140 लाख था। अब यहां पे आप समझिए मैटर क्या है। इन द हैंड ऑफ हरी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43CA वुड बी अट्रैक्ट, देयरफॉर 65 लाख बीइंग द डिफरेंस द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द परचेज प्राइस वुड बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर हरी। 140 लाख और 75 लाख में इन्होंने खरीदा था, माइनस कर दीजिए 65 लाख रुपए टैक्सेबल इनकी इनकम आ जाएगी हरी की। राजेश के पास आते हैं। राजेश इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, द बिल्डिंग परचेज वुड बी अ कैपिटल एसेट्स इन हिज हैंड, उसकी एसेट हो गई ना। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10 वुड बी अट्रैक्ट इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश हु हैड रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अ कैपिटल एसेट्स फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब जितना होना चाहिए उतना राजेश नहीं पे कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है? तो डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 140 और 90, क्योंकि राजेश ने 90 लाख में लिया है।
तो बचा कितना, 50 लाख। ये 50 लाख would be taxable under section 56(2)(10) in the hand of Mr. राजेश। सस्ता लेना भी राजेश को महंगा पड़ गया। क्यों भैया, क्यों सस्ता लिया? उनके ऊपर तो टैक्स गया ही गया, ये भी देंगे। अब अगर केस 2 कह रहा है कि टैक्स इम्प्लीकेशन इफ मिस्टर हरी इज अ स्टॉक ब्रोकर, in case Mr. Hari is a stock broker and not a property dealer, the building would represent his capital assets। उसकी capital assets हो जाएगी ना अगर वो stock broker है, and not stock in trade। In such a case, the provision of section 50C would be a tract in the hand of Mr. Hari, and 65 lakh being the difference between the stamp duty value and date of registration, and the purchase price would be chargeable as short term capital gain। business income नहीं होगी। There would be no difference in the taxability in the hand of Mr. Rajesh whether Mr. Hari is a property dealer or a stock broker। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर राजेश को, सस्ते में लिया टैक्स मिस्टर राजेश पे करें, हरी तो पे कर ही रहे हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम चार्जेबल अंडर द PGBP or income from other source subject to the provision of subsection 2 be computed in accordance with the either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the SSC। या तो कैश बेसिस पे रखे या मर्केंटाइल बेसिस पे रखे। 145 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ SSC और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम where the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the account of the SSC or where the method of accounting provided in subsection 1 has not been regularly followed by the SSC or income has not been computed in accordance with the standard notified under subsection 2, the assessing officer may take an assessment in the manner provided in section 144। अगर वो satisfied नहीं होगा तो वो अपने हिसाब से। नेक्स्ट, taxability of certain income, section 145B, notwithstanding anything to the contrary contained in section 145, the interest received by an SSC or any compensation or on enhanced compensation as the case may be shall be deemed to the income of the previous year in which it is received। ठीक है, मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह है या कोई कंपेंसेशन वगैरह बिजनेस का जो आपने रिसीव किया है या कोई बढ़ा हुआ कंपेंसेशन रिसीव किया है तो डीम्ड इनकम मानी जाएगी। एनी क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लियर, एस्केलेशन क्लॉज मैंने पढ़ाया था आपको कॉन्ट्रैक्ट में। द इनकम रिफर्ड टू इन सब क्लास ऑफ क्लास 24 ऑफ सेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लियर, इनकम और क्या कह रहा है, असिस्टेंस इन फ्रॉम सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवियर और कंसेशन, रिइंबर्समेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और बॉडी और एजेंसी इन कैश और काइंड अदर देन द सब्सिडी और ग्रांट रिइंबर्समेंट विच इज टेकन, मतलब ये भी इनकम ही हो जाएगी। अदर देन में दे दिया है, देख लीजिएगा। अब ये आपका जितने सेक्शन थे PGBP के सारे हम लोगों ने कर डाले। अब क्या शुरू हो रहा है सर, अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल, यानी कि अब हमें जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मैंने भेज दिया है। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चन है वो मुझे करवाने हैं। ठीक है, बाकी आपका 5 लेक्चर हो गया। PGBP मैंने पूरा आपका कंप्लीट कर दिया है। अब आपको मैंने नोट्स भी भेज दिया है, नोट्स से आप सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।